हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों आइए आज हम देखने वाले हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अभी देखो एडिशन तो देख लिए कि भाई दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, दो वेक्टर को ऐड करना है तो कितनी मेथड्स हमारे पास है ना। तो हमने वो सारी चीजों की चर्चा तो कर ली। अभी आइए देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना होता है। देखो यहां पे सब्ट्रैक्शन के लिए आप जगह देख के समझ जाओगे कि सब्ट्रैक्शन वाला पॉइंट थोड़ा सा शॉर्ट है, मतलब कि ज्यादा नहीं है। एडिशन में तो तीन तीन मेथड देखी, सब्ट्रैक्शन में शायद ये जगह को देख के ऐसा लगता है कि इतनी ही स्पेस है तो एक ही मेथड होगी। भाई वैसे देखा जाए ना तो सब्ट्रैक्शन के लिए कोई मेथड है ही नहीं। अगर मैं सीधा बोलूं तो वेक्टर के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए कोई मेथड नहीं है बच्चों। सिंपल सा बात है यहां पे, क्योंकि हमने एडिशन के लिए तीन मेथड निकाली। एडिशन के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनता है वो सारी चीजें हमने निकाल ली, यस और नो। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए यहां पे प्रैक्टिकली देखने जाए तो वेक्टर के लिए कोई मेथड नहीं है। सब्ट्रैक्शन करना हो तो आपको एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अच्छा समझाते हैं बच्चों। मैं बोलूं कि मुझे 5 करना है तो आप बोलोगे कि सर 5 - 2 हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो 5 में से 2 निकाल दो तो आपका आंसर आएगा 3। लेकिन बच्चों अगर मैं बोलूं कि मुझे इसको एडिशन से परफॉर्म करना है तो आप बोलोगे कि सर करना कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअल में होता क्या है पता है? 5 प्लस माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। मतलब कि आपको क्या करना है पता है? आपको ये जो दो है ना, वो दो का इनवर्स लेना है, व्यस्त ले लेना है। दो का व्यस्त ले लो और मतलब कि उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आंसर मिलेगा फिर उसको आप क्या कर दो, 5 के अंदर ऐड कर दो। ठीक है, तो 5 के अंदर आप -2 को ऐड करोगे तो भी आपको 3 ही मिलेगा। तो आसान भाषा में बोलूं तो 5 में से 2 निकाल दिए जाए तो भी 3 आते हैं, और 5 के अंदर -2 ऐड किए जाए तो भी आपको आंसर 3 ही मिलता है। यस और नो। अभी क्या है कि देखने जाए तो दोनों मेथड सेम ही है, दोनों चीजें एक ही चीज को पॉइंट आउट करती हैं। आप सीधा 5 - 2 लिखो या फिर 5 प्लस -2 लिखो, बात इसमें कोई अलग नहीं है, दोनों चीजें सेम है। इसका मतलब यह होता है कि वेक्टर एडिशन में भी, क्योंकि वेक्टर एडिशन हमको पता है तो हम क्या करेंगे, वही एडिशन का फॉर्मूला का यूज करेंगे और वहां पे जिसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, उसके नेगेटिव वेक्टर को हम क्या कर देंगे, उसके अंदर पॉजिटिव वेक्टर के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, जो भी रिजल्टेंट निकलेगा वो सब्ट्रैक्शन के बराबर निकलेगा, है ना। तो यहां पे करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। हम यहां पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन को एडिशन के फॉर्मूला से ही सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, जैसे कि मुझे ए और बी ये दोनों वेक्टर दिए गए हैं, इसका सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होना चाहिए, मेरे लिए रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर करूंगा। मतलब कि मैं माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ऐड करूंगा, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मेरे लिए रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी होगा। जैसे तो यहां पे हम सीधा सब्ट्रैक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे, हम एडिशन ही परफॉर्म करेंगे। बस जिसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, उसका नेगेटिव वेक्टर हम यहां पे ऐड कर देंगे, है ना। और आपको पता है कि अगर एक वेक्टर ए ये डायरेक्शन में है तो इसके लिए माइनस ए वेक्टर क्या होगा, तो माइनस ए वेक्टर माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। अगर ये वाला ए वेक्टर है तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। आपको पता है जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी होगी, बस फर्क क्या आएगा, माइनस की वजह से उसकी डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो जाएगी। तो वेक्टर के केस में माइनस बी को आइडेंटिफाई करना उतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो करना कुछ भी नहीं है, बस करना है ए माइनस बी परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ए वेक्टर के साथ ऐड करना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो होगा हमारे लिए ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। वैसे तो हमारे पास एडिशन का सीधा फॉर्मूला है, तो उसी के अंदर हम सारी चीजें प्लेस करने वाले हैं, तो ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो वेक्टर ए को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वेक्टर ए को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। चलिए, तो ये हो गया हमारे लिए ए वेक्टर। अभी एडिशन परफॉर्म करते हैं तो बी वेक्टर कहां जाता है,
एडिशन परफॉर्म, कोई भी ग्राफिकल मेथड यूज कर लो तो भी चलेगा। तो अभी के लिए ग्राफिकल मेथड को फॉलो करते हैं। तो बी वेक्टर को इस तरह से आपको ड्रॉ करना है ताकि उसका जो टेल हो वो ए वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। तो ये सीधा जब भी एडिशन परफॉर्म करते हैं तब हमें इसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तब हमें ये वाले पॉइंट को फॉलो करना होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए एंड ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी। तो जरा सोच के मुझे बताओ कि अगर वेक्टर बी ये डायरेक्शन में है, अगर वेक्टर बी ये डायरेक्शन में है तो माइनस बी कौन सी डायरेक्शन में होगा? क्या माइनस बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा? जी हां। तो क्या मैं उसको कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं? जरा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं उसको इस तरह से दिखा सकता हूं? ये वेक्टर बी को मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पे पेस्ट किया और इसको यहीं पे जोड़ दिए, यहीं पे जोड़ दिए। बस फर्क क्या था? डायरेक्शन अपोजिट लगा दिए। ध्यान से देखना, डायरेक्शन अपोजिट लगा दिए, है ना। तो यहां पे हम ये जो डायरेक्शन होगी ना, ये डायरेक्शन हम अपोजिट लगा रहे हैं। ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन हमने अपोजिट लगा दी, तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई माइनस बी वेक्टर, है कि नहीं? तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये क्या होगा? माइनस बी वेक्टर होगा। तो भाई एडिशन ही करना है ना, हमें तो एडिशन ही परफॉर्म करना है। तो किसका एडिशन परफॉर्म करना है? वेक्टर ए का वेक्टर माइनस बी के साथ। तो ये बी वेक्टर को मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं क्योंकि मुझे उसको ऐड नहीं करना है, मुझे किसको ऐड करना है? माइनस बी को ऐड। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए मुझे माइनस बी को ऐड करना है ना। तो यही ग्राफिकल मेथड हम यहां पे फॉलो किए। पहले ए वेक्टर को प्लॉट कर दिया जिसमें से जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, अभी सब्ट्रैक्ट नहीं बोलोगे, जिस वेक्टर में जिसको ऐड करना है तो उस हिसाब से देखने जाओगे तो पहला ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ए वेक्टर को ड्रॉ कर लिए, फिर माइनस बी वेक्टर को ड्रॉ किए, इस तरह से ड्रॉ किए ताकि बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड के साथ कनेक्टेड हो। तो इस तरह से हमने इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस बी वेक्टर। अभी इन दोनों को जोड़ दो, तो जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमें जो वेक्टर मिलेगा वो होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, और जो हमें प्रोवाइड करेगा सब्ट्रैक्शन, है ना, जो हमें प्रोवाइड करेगा सब्ट्रैक्शन। और आप समझ सकते हो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो मैं इसको जोड़ता हूं क्योंकि ग्राफिकल मेथड क्या बोलती है? पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को अटैच करो, तो ये हमने कर दिया था अटैच, ठीक है। यहां पे हमने इसको अटैच कर दिया था। यहां पे पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर जिसको ऐड करने वाले हो उस वेक्टर की टेल को अटैच करो, तो हमने यहां पे कर दिया टेल को अटैच। अभी क्या करना है? अभी रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट कर दो। तो हमने क्या किया? यहां से पहले वेक्टर की टेल को हम यहां पे दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट कर दिए। तो बच्चों ये जो हमें मिला ना, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज द आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या प्रोवाइड करेगा पता है? ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें प्रोवाइड करेगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। मतलब कि सीधी भाषा में, आसान भाषा में बोलूं तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यस और नो? तो आप समझ सकते हो दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं ए को बी के साथ जोड़ता हूं तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट जो भी आएगा तो आप समझ सकते हो कि ये होगा ए प्लस बी का रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है? ये जो येलो कलर वाली, सॉरी थोड़ा हल्का सा ब्राउन कलर जैसा भी हो, जो भी कलर है, ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये हमारा होगा रिजल्टेंट। कौन सा? ये होगा हमारा रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि भाई ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करने से हमें इतनी लेंथ का वेक्टर मिलता है, क्योंकि यहां पे जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो तो लेंथ ही दिखाएगी ना, जो रिजल्टेंट की लेंथ आई, ठीक है। यहां का रिजल्टेंट जो भी आया इसको हम R1 बोल देते हैं। तो R1 वेक्टर कुछ इतना आया, तो ये जो हमारे पास लेंथ आई ना, ये लेंथ ही इसका मैग्नीट्यूड दिखाएगी। तो आपको समझ में आ सकता है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, दोनों की लेंथ देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा सब्ट्रैक्शन करने से वैल्यू कम होती है, एडिशन करने से वैल्यू ज्यादा बनती है। यस और नो? तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन और ये हो गया एडिशन। तो हम इसको क्या करेंगे? वेक्टर के केस में सब्ट्रैक्शन को एडिशन से ही परफॉर्म करेंगे। बस क्या करेंगे? यहां पे जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसके नेगेटिव वेक्टर को हम यहां पे पहले वाले वेक्टर में ऐड कर देंगे। जैसे यहां पे किया, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर,
बी वेक्टर ये डायरेक्शन में होता है, माइनस बी वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हमने ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर किया, तो हमें जो रिजल्टेंट मिला वो कुछ यहां पे इतना मिला, ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो ये तो हो गई बात ग्राफिकल मेथड की। लेकिन अगर हम मान लो कि वही वाला फॉर्मूला यूज करना चाहे, तो जो फॉर्मूला हमने एडिशन के लिए निकाला था, याद है कुछ एडिशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला निकाले थे, दिस इज द फॉर्मूला, है ना। तो अगर मैं यही वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना चाहूं तो क्या मैं वो अप्लाई कर सकता हूं? जी हां, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। बस यहां पे आपको कंसिडरेशन क्या करना है वो ध्यान से देखना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये सब्ट्रैक्शन मतलब कि आर कैन बी गिवन बाय, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस, क्योंकि बी वेक्टर नहीं माइनस बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर का नेगेटिव हम यहां पे ऐड कर रहे हैं, यस और नो। तो हम लिखेंगे ये माइनस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू माइनस बी कॉस थीटा, है ना। तो यहां पे ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि भाई यहां पे हमें क्या मिला, तो ये अंडर रूट में, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे लिए रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, यस और नो। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके यहां पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, यस और नो। एक होती है ग्राफिकल मेथड, एक होती है डायरेक्ट रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आता है तो आप क्या करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके। अगर ध्यान से देखोगे तो वो वाला फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूला डिफरेंस कितना है। अगर मैं यहां पे एडिशन का अगर मैं यहां पे मैग्नीट्यूड लिखूं, आप समझ जाओगे कि R1 यहां पे मैंने किससे डिनोट किया, इसको R1 से डिनोट किया, तो मैं इसको लिखूंगा R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालना, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखने जाए, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, सॉरी ऑटो से हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ निकल के हमारे पास इतना आएगा, ध्यान से देखिए। तो मैग्नीट्यूड आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो देखो फॉर्मूला के अंदर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया, कॉस थीटा, है ना। तो फॉर्मूला के अंदर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, देखो सिर्फ यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, इतना ही डिफरेंस है। बाकी दोनों, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां पे भी ट्वाइस ए बी कॉस थीटा है, यहां पे भी ट्वाइस ए बी कॉस थीटा है। बस फॉर्मूला के अंदर सिर्फ यहां पे डिफरेंस है, यहां पे नेगेटिव साइन है तो यहां पे बीच में पॉजिटिव साइन है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आसान है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी सब्ट्रैक्शन आता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, और जब भी एडिशन आता है तो कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के लिए। तो क्या आपको ये क्लियर हो कि जब भी सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन को भी हम एडिशन से ही देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके नेगेटिव वेक्टर को हम ये पहले वाले वेक्टर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उससे फॉर्मूला में कितना डिफरेंस आएगा, बस फॉर्मूला में यही डिफरेंस आएगा, जो बीच में प्लस आता है वो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। क्या क्लियर हुआ ये, क्या क्लियर हुआ ये। ठीक है, तो ये होता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, आसान है, फॉर्मूला याद रखना है, एकदम आसान है ना। चलिए, तो इसी के ऊपर से हमें एक और प्रकार का वेक्टर मिलता है जिसको हम बोलते हैं नल वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। जरा सोचो कि आपको कोई एक वेक्टर दिया गया है, लेट्स से ए, मान लो आपके पास कोई एक ए वेक्टर है। जरा सोचो कि अगर मैं यही ए वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ जोड़ दूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। जरा सोचो, अगर मैं 2 प्लस माइनस 2 करूं, रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर मैं 5 प्लस माइनस 5 करूं, रिजल्ट क्या मिलेगा। किसी एक वेक्टर को उसके ही अपोजिट वेक्टर से अगर आप जोड़ते हो, उतने ही मैग्नीट्यूड वाले अपोजिट वेक्टर से आप जोड़ते हो, तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा 0। और बच्चों, उसी को बोला जाता है नल वेक्टर। हम यहां पे इसका आंसर क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको हम 0 बोलते हैं, है ना। हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में 0 बोलते हैं।
2 प्लस माइनस 2 जीरो होता है, 5 प्लस माइनस 5 जीरो होता है। किसी भी मैग्नीट्यूड को आप उसके अपोजिट मैग्नीट्यूड के साथ ऐड करते हो तो हमें आंसर जीरो मिलता है। लेकिन क्योंकि ये तो एक वेक्टर है ना, तो वेक्टर को वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ता है, तो हम यहां पे उसको जीरो नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जब भी किसी एक वेक्टर को अपने ही जितने मैग्नीट्यूड वाले अपोजिट वेक्टर से जब भी जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ऐसे वेक्टर को बोला जाता है नल वेक्टर, है ना, नल वेक्टर। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप पढ़ सकते हो। Since the magnitude of the two vectors are the same but the directions are opposite, then the resultant vector has zero magnitude and is represented by zero या फिर O, इसको हम बोलेंगे O, call a null vector और a जीरो वेक्टर। ठीक है, तो अगर किसी एक वेक्टर को अपने जितने ही मैग्नीट्यूड वाले उसके अपोजिट वेक्टर से हम जब भी ऐड कर देते हैं, तब हमें जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर होगा नल वेक्टर, या फिर आप इसको बोलोगे जीरो वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर ऐसा होगा कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो। अगर कोई आपको ये पूछे कि भाई ये नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि हमें पता है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज जीरो, ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज जीरो, क्या उसकी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं क्या? भाई नहीं लगा सकते ना, भाई जीरो की क्या डायरेक्शन होगी? अगर मैं आपको डायरेक्शन, अगर उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होता तो फिर हम उसकी डायरेक्शन पता लगा सकते, है ना। यहां पे मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो फिर डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं? तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने निकल के आता है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज जीरो एंड डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। ठीक है, तो नल वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं हो सकती है ना। अभी ये नल वेक्टर बनता कैसे? देखो, दो रास्ते हैं नल वेक्टर बनाने के। या तो आप किसी एक वेक्टर को उतने ही जितने मैग्नीट्यूड वाले दूसरे वेक्टर के साथ, अपोजिट वेक्टर के साथ ऐड कर दो, जैसे यहां पे हमने किया कि ए वेक्टर को हमने माइनस ए वेक्टर से ऐड कर दिया तो हमें नल वेक्टर मिलता है। या फिर किसी वेक्टर को आप क्या कर दो, किसी वेक्टर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? किसी वेक्टर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे देखो, किसी वेक्टर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई कर सकते हैं ना, किसी वेक्टर को हम रियल नंबर से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है, उसको मैंने क्या किया, जीरो से मल्टीप्लाई किया। याद आया कुछ? लेमड़ा, लेमड़ा मल्टीप्लीकेशन वाला पॉइंट हमने देखा था। किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है। उसमें हमने देखा था कि अगर लेमड़ा ग्रेटर देन जीरो है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, सिर्फ जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो लेमड़ा टाइम्स होता है। लेकिन अगर लेमड़ा लेस देन जीरो है तो मैग्नीट्यूड तो लेमड़ा टाइम्स होता है, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। लेकिन वहां पे हम एक चीज नोटिस नहीं किए थे कि भाई हमने लेमड़ा इज इक्वल टू जीरो की बात नहीं की थी। ठीक है, वो अब कर रहे हैं क्योंकि अब नल वेक्टर हम स्टडी किए। यस और नो? तो जब भी किसी वेक्टर को आप किसी लैम्बडा विच इज इक्वल टू जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो वाले केस में भी वो वेक्टर क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। यस और नो? तो नल वेक्टर दो तरीके से बना सकते हो, या तो किसी वेक्टर को उतने ही मैग्नीट्यूड के दूसरे अपोजिट वेक्टर से ऐड कर दो तो भी नल वेक्टर रिजल्ट में मिलेगा, या फिर किसी वेक्टर को किसी लैम्बडा इज इक्वल्स टू जीरो, कोई रियल नंबर जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको नल वेक्टर मिलेगा, है ना। तो नल वेक्टर दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, किसी वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड वाले अपोजिट वेक्टर से ऐड करने से, या फिर आप किसी वेक्टर को किसी जीरो से मल्टीप्लाई कर, जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी नल वेक्टर मिल सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा वेक्टर की जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर बोलते हैं, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से देखते जाओ बच्चों, ध्यान से देखते, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बोलूं तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है ना, वो सबसे मैक्सिमम टाइम यूज होगा आपका। किसी एक वेक्टर को अलग अलग दो वेक्टर में कैसे शो कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ध्यान से समझिएगा, आपको थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है तो हम उसका भी क्लैरिफिकेशन दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मान लो आपको ना दो वेक्टर दिए गए हैं,
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, क्योंकि अभी जीरो नॉन जीरो वेक्टर बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी हम नल वेक्टर स्टडी कर चुके हैं। अगर कोई ऐसा वेक्टर आता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो निकल के आता है तो वो नल वेक्टर बोला जाता है ना। तो यहां पे पहले तो वो वेक्टर नल वेक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे दो वेक्टर की हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, ये हम आपकी एनसीईआरटी की किताब में से मैंने ये पूरा सेंटेंस वगैरह निकाला है, तो जरा ध्यान से ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमें क्या बोलता है, ध्यान से देखना। पहले मैं सेंटेंस यहाँ पे पढ़ता हूं, उसके बाद मैं ये फिगर को समझाता हूं। ये है आपकी 4 फिगर 4.8। ठीक है, ये जो पूरी फिगर है वो 4.8 फिगर है। जरा ध्यान से देखना, पहले सेंटेंस को रीड करते हैं, क्या बोला है वो देखते हैं। Let A and B be any two non-zero vectors in a plane with a different direction, and let capital A be another vector in the same plane as shown in the figure. बहुत ही बढ़िया। Now capital A can be expressed as a sum of two vectors, one obtained by multiplying A by a real number and another obtained by multiplying B by another real number. To see this, let O and P be tail and head of a vector A. Then through O, draw a straight line parallel to A, and through P, a straight line parallel to B. Let them intersect at Q. Then we have A vector is equals to OQ plus QP. मतलब कि अल्टीमेटली A वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्बडा A प्लस म्यू टाइम्स B। ठीक है, तो ऐसा कुछ सेंटेंस में बोला गया है। मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया है, मुझे पता है, यस और नो। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, अब समझाता हूं। हम फिगर पे चले जाते हैं और फिर वहां पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको मिटा देते हैं, ये जो कहना चाहते हैं वो ध्यान से समझना। ठीक है, चलो तो आ जाओ यहाँ पे फिगर के ऊपर। मान लो बच्चों आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर है वेक्टर ए जो यहां पे है, एक वेक्टर है वेक्टर बी जो यहां पे दिया गया है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों की लेंथ कुछ है, इसका मतलब है कि वो नॉन जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर नहीं है। यस और नो, नल वेक्टर होता तो उसकी लेंथ ही नहीं ड्रॉ कर पाते, उसकी डायरेक्शन ही नहीं होती है ना। यहाँ पे तो डायरेक्शन है, भले दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, हमें कुछ लेना देना नहीं है, भले वो अलग अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन वेक्टर है, दोनों वेक्टर है। ठीक है, अभी एक तीसरा वेक्टर हमें यहां पे मिला जो है कैपिटल ए वेक्टर। तो यहां पे टोटली आपको तीन वेक्टर दिए गए हैं, एक स्मॉल ए है, एक स्मॉल बी है एंड एक कैपिटल है। जब देखा तो ये नजर आया, जब देखा तो ये पाया कि भाई ये जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर किसी दो वेक्टर का एडिशन है। और वो कौन से दो वेक्टर है, तो हमें जो ए वेक्टर दिया गया है ना, इसको कोई एक रियल नंबर लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक थोड़ा सा इससे बड़ा वेक्टर ए लैम्बडा ए वेक्टर मिलेगा। उसी तरह से ये बी वेक्टर है ना, उसको कोई रियल नंबर म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये जो बी की लेंथ है ना, उससे थोड़ी लंबी लेंथ वाला एक म्यू बी वेक्टर मिलेगा। इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो आपको ये ए वेक्टर मिलेगा। मतलब कि यहां पे देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड स्मॉल बी। ये जो कैपिटल ए है वो कैपिटल ए कहीं ना कहीं स्मॉल ए वेक्टर एंड स्मॉल बी वेक्टर को जोड़ के बनाया गया। यस सुनो, मतलब कि आप कैपिटल ए वेक्टर को स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का यूज करके बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो ए वेक्टर बना ना, वो डायरेक्टली जोड़ोगे तो आपको इतनी लेंथ का वेक्टर नहीं मिलेगा। आप आसान भाषा में बोलूं तो भाई ये ए वेक्टर है और ये इतना ही बी वेक्टर, इसको जोड़ोगे तो क्या इतनी लेंथ मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी, इतनी लेंथ नहीं मिलेगी। तो देखा तो ये पाया गया कि भाई कैपिटल ए वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर एंड स्मॉल बी वेक्टर को जोड़ के बनाया तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा, मतलब कि कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लैम्बडा के साथ। इसको भी लंबा बनाना पड़ेगा, इसके लिए कुछ इसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसको कुछ मल्टीप्लाई करेंगे म्यू बी के साथ। और जब हमने इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया और लैम्बडा ए बनाया तो वो इतना आया। जब हमने ये बी को म्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमें म्यू बी मिला, वो इतना मिला। और जब देखा तो हमने ये पाया कि भाई इन दोनों को जब जोड़े ना, क्योंकि ग्राफिकली देखो, दोनों को जोड़ो, ग्राफिकली देखो, जरा देखो, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई लैम्बडा ए ये पहला वेक्टर है ना, लैम्बडा ए ये पहला वेक्टर है। पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को जब भी कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो भी होता है वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक ड्रॉ किया जा सकता है ना। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ किए, तो ये हमारे पास आया लैम्बडा ए प्लस म्यू बी, और बच्चों वही हमारे लिए हुआ वेक्टर ए।
लैम्बडा ए प्लस म्यू बी वही हमारे लिए क्या बना, ए वेक्टर बना, कैपिटल ए वेक्टर बना, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, यस सुनो। तो जी हाँ, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर एंड स्मॉल बी वेक्टर, लेकिन वो रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन है ये a इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए प्लस म्यू बी, मतलब कि अकेला a एंड b को ऐड करने से हमें इतनी लेंथ का a वेक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए ए वेक्टर जितनी लेंथ का अगर रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करके थोड़ा उसको बड़ा बनाना पड़ेगा, उसी तरह से बी को म्यू से मल्टीप्लाई करके उसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, और जब ऐसे बड़े वेक्टर दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ए वेक्टर के बराबर होगा। मतलब कि ये बात कहानी ये होती है कि भाई ये कहना चाहता है, रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वी से दैट A has been resolved in two component vector lambda A and mu B along A and B respectively। मतलब कि ये रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम इसको कुछ इस तरह से देखेंगे कि भाई ये जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर हकीकत में दो अलग अलग वेक्टर से बना है, जिसमें से एक है लैम्बडा ए एंड दूसरा है म्यू बी। तो ये जो लैम्बडा ए है ना एंड म्यू बी है, वो दोनों क्या कहलाते हैं, ए वेक्टर के दो कंपोनेंट बोला जाता है, दो कंपोनेंट कहलाते हैं, ये सुनो। मतलब कि अगर ए वेक्टर बनाना है तो आपको लैम्बडा ए एंड म्यू बी की जरूरत पड़ेगी, ये सुनो। तो ए वेक्टर कैन बी रिजोल्व इन टू अनदर वेक्टर, मतलब कि आप ए के दो पार्ट बना सकते हो। ए वेक्टर को एक वेक्टर की तरह ना देख के मैं उसको अगर दो वेक्टर की तरह देखना चाहूं तो मैं देख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू लैम्बडा ए प्लस म्यू बी। तो ए वेक्टर कहीं ना कहीं रिजोल्व होता है दो अलग अलग वेक्टर में, एक होता है लैम्बडा ए, दूसरा होता है म्यू बी। मतलब कि अब तक क्या कर रहे थे हम लोग, अब तक सिर्फ दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे और दो वेक्टर अलग अलग वेक्टर को ऐड करके एक नया वेक्टर बना रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब हम वही एक वेक्टर जो नया वेक्टर बना उसको वापिस तोड़ के दो अलग वेक्टर बना रहे हैं। समझ में आया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब यह होता है कि किसी एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट वेक्टर में डिवाइड कर देना, उसके दो कंपोनेंट वेक्टर से शो करना, इसको बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब तक क्या करते थे, हमें दो वेक्टर दिए जाते थे, एक वेक्टर होता था ए, दूसरा होता था बी, और उसको जोड़ के एक सिंगल वेक्टर बनाते थे। लेकिन अभी क्या करना है, उसको तोड़ना है। अभी जो सिंगल वेक्टर दिया गया ना भाई, वो किसके कौन से दो वेक्टर का एडिशन है वो हमें पता लगाना होता है, इसको बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी एक वेक्टर को अगर कोई एक वेक्टर आपको दिया जाता है तो वो वेक्टर कौन से दो वेक्टर का एडिशन है, बस वो जो दो वेक्टर है ना, जो दो का जिस दो वेक्टर का वो एडिशन बनने वाला है, वो दो वेक्टर को पता लगा लो, उसको बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये सुनो, जैसे कि यहां पे ए वेक्टर कौन से दो वेक्टर का एडिशन हुआ, तो लैम्बडा ए एंड म्यू बी। तो ये जो लैम्बडा ए एंड म्यू बी जो भी है ना, वो होते हैं कंपोनेंट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर ए। आसान भाषा में बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 2+3 करके 5 बने, है ना। तो भाई ये 5 अगर मैं दे दूं आपको, मैं ये नहीं बताऊं कि भाई 2+3 इज इक्वल टू 5, मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगी भाई 5 है तो 5 कौन से दो कंपोनेंट का एडिशन है, तो आप बोलोगे 1 and 4 का, आप बोलोगे 2 and 3 का, है ना, आप बोलोगे 3 and 2 का, आप बोलोगे 4 and 1 का। बस, तो ये सारे 1 4 2 3 ये क्या होते हैं, 5 के दो कंपोनेंट होते हैं। समझ में आया। बस अब तक क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे। अभी क्या करना है, अभी जो एक वेक्टर दिया जाता है वो कौन से दो वेक्टर का एडिशन होके बना है, मतलब कि उसके कंपोनेंट कौन से, जैसे कि 5, मैं आपको 5 दे दूंगा तो आपको बताना होगा कि या भाई ये 5 कौन से दो कंपोनेंट से बना है, तो आप बोलोगे सर 1 and 4 से, कोई बोलेगा 2 and 3 से। वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा, वेक्टर के केस में आपको ऐसी ही एक पैर मिलेगी, ठीक है, एक कंपोनेंट एक ये आएगा और दूसरा कुछ ये आएगा, ठीक है, तो ये एक ही पेयर मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन हाँ, नॉर्मल केस में हमारे पास ऐसे हो सकता है, कोई बोलेगा 1 4, कोई बोलेगा 2 3, कोई बोल सकता है 3 2, कोई बोल सकता है 4 1, ठीक है, डिपेंड करता है, हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि भाई ये जो 5 बना ना, वो 5 1 and 4 दो कंपोनेंट से बना, तो मैं 5 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करता हूं, एक कंपोनेंट बनता है 1, दूसरा कंपोनेंट बनता है 4, तो इसी को बोला जाता है 5 का रेजोल्यूशन। 5 डिवाइड हुआ दो कंपोनेंट में, तो अभी मैं 5 नहीं लिखूंगा, मैं इसको सेपरेट करके 1+4 लिखूंगा, ठीक है। तो मैं इसको सेपरेट करके क्या लिखूंगा, 1+4,
तो जहां पे मुझे 5 दिखेगा उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 प्लस 4 से। समझ में आ रहा है? इसको बोला जाता है रेजोल्यूशन। तो कोई एक वेक्टर कौन से दो कंपोनेंट वेक्टर से बना है, वो दो कंपोनेंट वेक्टर में एक वेक्टर को डिवाइड करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो इसको रेजोल्यूशन बोला जाता है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर अब तक हम दो वेक्टर को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर बनाते थे, तो अभी ऐसी क्या नौबत आ गई कि जहां पे आपको एक वेक्टर को अभी तोड़ के उसके दो कंपोनेंट वेक्टर बनाने की कोशिश करें? मतलब कि ऐसी क्या हमें जरूरत पड़ गई, ऐसे क्या जरूरत आ गई कि हमें किसी एक वेक्टर को अभी यहां पे सेपरेटली दो वेक्टर से दिखाने की जरूरत पड़े? जितना सिंप्लीफाई हो उतना अच्छा है। आप तो यहां पे क्या कर रहे हो, आप तो कॉम्प्लेक्सिटी सर बढ़ाने की कोशिश करते हो। मतलब कि एक वेक्टर दिया तो आप उसको जानबूझ के उसको तोड़ के दो वेक्टर से शो करें। अभी मैं क्या करूंगा, जैसे कि ए वेक्टर है तो अभी मैं ये ए वेक्टर जहां जहां दिखेगा वहां पे मैं क्या करूंगा, एक लैम्बडा ड्रॉ करूंगा और एक म्यू बी। मतलब कि इसको, ये कंपोनेंट को मैं इससे शो करूंगा। जहां जहां पे मुझे ए वेक्टर दिखेगा वहां वहां पे मैं ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा, लैम्बडा एंड म्यू बी। सर ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना। मतलब कि एक वेक्टर बेचारा अकेला था, आपने उसको उसको रिप्लेस कर दिया उसके दो कंपोनेंट से। ऐसा क्यों किया सर? मतलब ये तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की बात है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कई बार होता क्या है पता है? कई बार होता यह है कि मान लो कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको यहां पे देता हूं। मान लो मैंने किसी एक सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखा है। ये अभी नहीं समझ में आएगा कि यार रेजोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन होता है अभी के लिए, क्योंकि नया नया आप वेक्टर पढ़ते हो तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि सर अब तक दो वेक्टर को हम एक वेक्टर से शो करते थे तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होती थी। ठीक है, दो वेक्टर को आप जैसे ही एक वेक्टर से शो कर दो, मैंने बोला कि बहुत बड़ा एक कैलकुलेशन है और वो कैलकुलेशन में कहीं पे 1+5+3 आ रहा है, तो आप उसको कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए क्या करोगे, ये तीनों का एडिशन करके उसको एक ही कंपोनेंट से डिनोट करोगे, है ना? तो 5 और 3 8 और 1 9। तो मैं जहां जहां पे ये ब्रैकेट आएगा उसको मैं क्या लिखूंगा, 9, ताकि मैं कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर पाऊं, है ना? यस और नो? लेकिन अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, अभी यही 9 जहां जहां 9 आएगा तो उसको मैं डिवाइड करूंगा 1+5+3। मतलब कि जहां जहां पे 9 दिखेगा उसको मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा 1+5+3 से। मतलब कि ये तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की बात हो गई सर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमें तो कॉम्प्लेक्सिटी को घटाना होता है, लेकिन यहां तो आप बढ़ाने की बात करो, एक वेक्टर को दो दो कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करने की बात करो। ऐसा थोड़ी, ये तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगी। बच्चों ऐसा नहीं है, ये कभी भी रेजोल्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा नहीं, बल्कि आपके कॉम्प्लेक्सिटी को कम ही करेगा। सर कैसे? लेकिन समझाओ। समझाता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। मान लो यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने किसी सरफेस के ऊपर रखा है और मैं यहां पे इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा हूं, और वो फोर्स है ना वो एंगल पे लगा रहा हूं। मान लो कि वो 30 डिग्री या कुछ थीटा एंगल पे लगा रहा हूं। फोर्स एक ही लगा रहा हूं लेकिन एंगल पे लगा रहा हूं। तो जरा सोचो, क्या आप यहां पे पता लगा सकोगे कि ये ऑब्जेक्ट को वाई डायरेक्शन में कोई मोशन होगी कि नहीं होगी? क्या ये ऑब्जेक्ट को एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन होगी कि नहीं होगी? अच्छा एक्स डायरेक्शन में मोशन होगी तो कितने फोर्स से मोशन होगी? अच्छा वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हुई, फिर भी अगर मुझे पता लगाना कि भाई वाई डायरेक्शन में उसके ऊपर कितना फोर्स लगा, तो क्या मैं ये पता लगा सकता हूं? तो भाई ये एक अकेले फोर्स से तो मैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं। अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये वाला फोर्स जो मैंने एंगल पे लगाया है, तो एंगल पे लगाने की वजह से इसको एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स जाएगा एंड वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स जाएगा, तो इसके लिए मुझे ये एफ फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये सुनो, मतलब कि अभी मैं ये एफ को एफ की तरह ना देके मैं इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा। एक बनेगा ये कंपोनेंट और दूसरा बनेगा ये कंपोनेंट। तो ध्यान से देखोगे तो यहां पे हम यही एक एफ फोर्स को दो कंपोनेंट से डिवाइड करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि भाई ये एफ बना किसकी वजह से, तो दो कंपोनेंट की वजह से। कोई भी एक वेक्टर दो वेक्टर की वजह से बनता है, ये सुनो। तो एक होगा ये वाला कंपोनेंट एंड दूसरा होगा ये वाला कंपोनेंट। तो अभी मैं ये f को दो अलग अलग कंपोनेंट से देखूंगा। लेट से ये f1 एंड f2 है, तो f1 एंड f2 से बना f, है ना? जब भी f1 एंड f2 को हमने जोड़ा तब हमें रिजल्टेंट मिला f। ध्यान से देखो, ग्राफिकल मेथड में ऐसे होता है ना, पहले वाला वेक्टर जो भी होता है उसकी टेल के साथ दूसरे वाले वेक्टर के हेड को कनेक्ट कर दो, तो आपको पहले वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड तक
आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, है ना। तो यही होता है। तो एक्चुअल में ये जो f है ना, वो f बना f1 प्लस f2 से। तो जरा देखो ना, f1 कंपोनेंट आया x डायरेक्शन में और f2 कंपोनेंट आया y डायरेक्शन में। तो आप यहां से आसानी से पता लगा सकते हो, मैं इसको यहां पे दिखाऊंगा कि भाई ये होगा f2। तो आप यहां पे आसानी से पता लगा सकते हो कि भाई ये वाले कंपोनेंट के ऊपर एक्चुअल में ये दिया गया है f, इसके रिलेशन में, ये f के रिलेशन में इसको x डायरेक्शन में कितना फोर्स आया और y डायरेक्शन में कितना फोर्स आया। तो ये आप आसानी से पता लगा सकते हो। इसीलिए एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना अच्छा रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी को वो रिड्यूस करेगा। ये सुनो, इससे क्या होता है कि क्लियरली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये जो हमने एंगल पे लगाया, इससे अच्छा है कि आप इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। तो एक कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट आएगा वाई डायरेक्शन में। तो इससे होगा ये कि आपको ये समझ में आएगा कि भाई एक्चुअल में हमने जितना फोर्स दिया है उसमें से एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर कितना एक्ट कर रहा है एंड वाई डायरेक्शन में इसके ऊपर कितना एक्ट कर रहा है। ये समझ, तो आप दोनों फोर्स को अलग से आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए एक वेक्टर को रिजोल्व करना बहुत ही जरूरी होता है। आगे जाके हमारे लिए ऐसे ही केस आएंगे जहां पे को जो भी एक वेक्टर आएगा, जो भी फोर्स या फिर वेलोसिटी वगैरह जो भी आएगा, अगर वो एंगल पे आया तो वहां पे दो कंपोनेंट को डिवाइड करोगे तो आपको तब ये समझ में आएगा कि भाई ये एक्स डायरेक्शन में कितना है एंड वाई डायरेक्शन में कितना है। ठीक है, और इसको समझने बाद भी बहुत ही जरूरी है। कोई कोई बच्चों को यहाँ पे डाउट आ जाता है कि सर ये इसको रिजोल्व करना होता है तो कहां से स्टार्ट करें, मतलब कि कैसे स्टार्ट करें। तो बच्चों उसके जो दो कंपोनेंट होते हैं ना, उसको कैसे ड्रॉ करना है, तो भाई टेल से लेके स्टार्ट करना है और हेड तक पहुंचना है। क्या करना है, टेल से लेके स्टार्ट करना है, हेड तक पहुंचना है। ठीक है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जो वेक्टर को आप रिजोल्व करना चाहते हो उसके टेल से जर्नी स्टार्ट करो और हेड तक पहुंच जाओ। या सुनो, तो एक वेक्टर टेल से स्टार्ट करो, दूसरे वेक्टर ऐसा होना चाहिए कि जो इसके हेड तक पहुंच जाए। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिजोल्व कर पाते हो। खैर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या यह समझ में आया कि अभी क्यों रिजोल्व करने की जरूरत आती है और हमें क्यों यह रेजोल्यूशन समझने की जरूरत आती है। रेजोल्यूशन इसलिए समझना बहुत ही जरूरी है। एक वेक्टर को दो वेक्टर तोड़ के दो वेक्टर से शो करना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे केस में, जैसे अभी हमने देखा एग्जांपल में, कि अगर कोई एक वेक्टर कंपोनेंट किसी एंगल पे आता है तो उसकी वजह से उसको एक डायरेक्शन में कितना वैल्यू मिलेगा और वाई डायरेक्शन में कितना वैल्यू मिलेगा, कई बार कैलकुलेशन में वो बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, तो वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को तोड़ के दो अलग अलग वेक्टर से शो कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यही चीज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अभी मैं आसानी से समझाऊं तो ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें हम किसी एक वेक्टर को उसी के दो कंपोनेंट से शो कर देते हैं। मतलब कि अभी ये वेक्टर को एक वेक्टर से नहीं देखेंगे, अभी इसको मैं रिप्लेस करूंगा ये वाले स्ट्रक्चर से। तो किसी एक वेक्टर को तोड़ने की जो प्रोसेस होती है इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट किया, यूनिट वेक्टर। बहुत ही बड़ा पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। अब तक ना हम सिर्फ एडिशन देखे, सब्ट्रैक्शन देखे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा, तो एडिशन की बात करें तो दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है और उसका एक वेक्टर के फॉर्म में आंसर दिया जाता है। दो वेक्टर को जोड़ने से हमें एक वेक्टर, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, वो कैसे पता लगा सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसकी डायरेक्शन कितनी होती है। ठीक है, वो एंगल के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में हम लिखे, या सुनो, वो सारी चीजें हम वहां पे देख चुके हैं। सब्ट्रैक्शन में हमने ये पाया कि भाई दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है, फिर हमने देखा नल वेक्टर क्या होता है, फिर हमने देखा कि भाई अब तक हम कर रहे थे दो वेक्टर को जोड़ के एक वेक्टर बनाने की प्रोसेस, या सुनो। लेकिन अगर मान लो कि किसी एक वेक्टर को दिया जाए तो वो एक वेक्टर को दो वेक्टर से कैसे डिनोट किया जाता है, मतलब कि एक वेक्टर को तोड़ के उसके दो कंपोनेंट वेक्टर कैसे बनाए जाते हैं, मतलब कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है वो देखें। अब जाते हैं डायरेक्शन के पास, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो मोशन होगी ना वो या तो 2 डायमेंशन में होगी या तो 3 डायमेंशन में होगी, है ना। अभी 3 डायमेंशन वाली मोशन यहां पे तो देखने वाले हैं नहीं,
ठीक है, हमारे लिए जो 11 12 का जो फिजिक्स है उसमें ज्यादातर 2D ही आएगा, या तो 1D या तो 2D। 3D तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई केस ऐसा आएगा जिसमें 3D तक जाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब 90% केस में तो हम मोशन की अगर बात करें 11 स्टैंडर्ड में, अगर काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स की बात करें तो ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस जो भी आएंगे या तो 1D से आएंगे या तो 2D से आएंगे, 3D में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस और नो? तो यहां पे होता क्या है कि 2D एंड 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम जब भी हम लेते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस होती है तो एक्स, वाई एक्सिस होती है तो उसको वाई से डिनोट करते हैं, जेड एक्सिस होती है तो उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, है ना? तो हम जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं तब हम वहां पे एक नोटेशन यूज करते हैं कि भाई इसको एक्स बोला जाता है, इसको वाई बोला जाता है, इसको जेड एक्सिस बोला जाता है ना? तो यहां पे उसी तरह से जब भी हम किसी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो वहां पे अभी हम ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस उसको ये नामकरण एक्स वाई जेड नहीं देंगे, उसके लिए हम स्पेसिफिक एक नामकरण कर देंगे, एक कंपोनेंट डिफाइन कर देंगे। अब तक ना हम क्या कर रहे थे, अब तक अगर कोई वैल्यू अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्स, है ना? ज्यादातर हम नोटेशन कैसा यूज करते हैं, ऐसा नोटेशन यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा हम नोटेशन कैसा यूज करते हैं, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो हम नोटेशन कुछ ऐसा यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना? तो ज्यादातर हम ना ऐसे नोटेशन को यहां पे यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करो तो अगर ये मेरे लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये वाली, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाली मेरे लिए एक्स डैश होगी, मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि इसको हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं। उसी तरह से अगर ऊपर वो वाई एक्सिस है तो नीचे वाली जो होगी उसको हम वाई डैश से डिनोट करते हैं। तो वाई डैश का मतलब होता है नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना? उसी तरह से अगर ये पॉजिटिव जेड है तो ये वाली डायरेक्शन में क्या होगी, जेड डैश होगी। तो ये वाले नोटेशन से ना थोड़े बहुत मतलब कि हम यूज टू हो चुके हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम वहां पे पढ़ चुके हैं, यस और नो? लेकिन जब भी वेक्टर की बात आती है ना, तो वेक्टर के केस में अभी डायरेक्शन, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि भाई अभी वो इसका मैग्नीट्यूड इतना है और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। जरा सोचो ना, ऐसा लिखना भी कितना मतलब मुश्किल होता है। आप सोच सकते हो कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब कि ऐसा पूरा लिखना पड़ता है सेंटेंस में कि भाई ये जो वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इतने मैग्नीट्यूड का है, 5 मैग्नीट्यूड का, और डायरेक्शन लिखेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। थोड़ा लंबा हो जाता है, लिखने में भी आसानी नहीं रहती है। तो उसके लिए यहां पे हमने एक वहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे बना दिया है कि भाई अभी जब भी डायरेक्शन दिखाने की बात आती है ना, डायरेक्शन दिखाने की बात आती है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि भाई नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसा पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत अभी नहीं है। अभी वेक्टर के लिए हमने डायरेक्शन के लिए हम डायरेक्शन दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। किसका, यूनिट वेक्टर का। अभी ये यूनिट वेक्टर है क्या, ध्यान से देखो, ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो, मतलब कि यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, है ना? ऐसा वेक्टर की जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। और जब भी वो यूनिट वेक्टर आता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, देखो ध्यान से मैंने लिखा है यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड, ये जो मॉड होता है, मॉड के अंदर अगर आप किसी वेक्टर को लिखते हो, सर यहाँ पे तो कुछ कैप जैसा दिया गया, जी हाँ बच्चों, इसको कैप बोला जाता है। इसको एरो जब भी होता है तो पूरा वेक्टर होता है, यहां पे हम इसका यूज करेंगे कैप से, मतलब कि जब भी यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे तब हम इसको कैप से डिनोट करेंगे, तब ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, इसको पढ़ा जाता है कैप, आई कैप, जे कैप, जेड कैप, है ना? तो इसको बोला जाता है कैप, ठीक है? यहां पे एरो यूज नहीं करेंगे। लेकिन बात तो यही है कि वो भी एक वेक्टर है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होते हैं, इसीलिए हम यहां पे इसका सिंबल ये एरो से नहीं लेकिन कैप से इसको दिखाएंगे। यस और नो? तो ध्यान से पढ़ो, यूनिट वेक्टर होता क्या, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है, यूनिटी, मतलब कि 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है? इट इज यूज टू स्पेसिफाई ए डायरेक्शन ओनली। तो यहां पे डायरेक्शन में ना बहुत ही प्रॉब्लम आती थी। अगर मुझे जब भी एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की कोई वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में दिखानी होती तो मुझे बार बार वो लिखना पड़ता था कि इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अभी ये सब पूरा सेंटेंस में लिखने से भाई क्या होता है कि टाइम भी वेस्ट होता है, एवरी टाइम कैसे हम वो सारी चीजें सेंटेंस के फॉर्म में लिखे,
उससे अच्छा है कि कोई ऐसा नोटेशन यूज कर ले कि जो हमें यहां पे डायरेक्शन दिखा सके, है ना, जो ऐसा नोटेशन यूज कर ले कि जो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाए, डायरेक्शन दिखा सके, है ना। तो उसके लिए हमने क्या बना दिया, यूनिट वेक्टर बना दिया। तो यूनिट वेक्टर का जो सबसे बड़ा यूज है वो क्या है, टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली, टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली। समझ में आ रहा है, यस और नो, टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली। और उसमें भी ध्यान से देखो, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिनोटेड बाय आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इसका मतलब यह होता है कि अब तक जिसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते थे वो अभी डायरेक्शन के लिए आई कैप से डिनोट होगी, जिसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस मानते थे नोटेशन के लिए अब वो जे कैप से डिनोट होगी, जिसको हम z एक्सिस मानते थे इसको हम डायरेक्शन के लिए k कैप से डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी मेरे लिए जब भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन जब भी बतानी हो, मान लो कि मेरे पास कोई एक वेलोसिटी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकंड और उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अभी मैं यहाँ पे पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं इसके साथ क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 5 के साथ यहाँ पे आई कैप लगा दूंगा, ठीक है। तो ये जो आई कैप लगाया ना, ये हमें इंडिकेट करके दे देगा कि भाई ये आई कैप का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि ये जो वेलोसिटी है ना वो कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। कितने मैग्नीट्यूड की है, 5 मीटर पर सेकंड की है। समझ में आई बात, समझ में आई। तो ये होता है यूज यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन दिखाने के लिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो अब से हमारे लिए जब भी डायरेक्शन की बात आएगी तो बच्चों हमेशा याद रखना, अब से हमारे लिए आई कैप का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली माइनस आई कैप का मतलब क्या होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। जे कैप का मतलब क्या होता है, जे कैप का मतलब होता है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, है ना। तो इसका मतलब यह होता है कि माइनस जे कैप का मतलब क्या निकलेगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, है ना। जेड कैप सॉरी के कैप का मतलब क्या होता है, के कैप का मतलब होता है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो इसका मतलब यह होता है कि माइनस के कैप का मतलब क्या निकलेगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन, है ना। तो अभी ना एवरी टाइम कोई भी वैल्यू के साथ, कोई भी मैग्नीट्यूड के साथ अगर हमें वो एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो वो आइडेंटिफाई करवाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव एक्स है तो आई कैप से डिनोट कर दो, नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस आई कैप से, पॉजिटिव वाई है तो जे कैप से, नेगेटिव वाई है तो माइनस जे कैप से, पॉजिटिव जेड है तो के कैप से, अगर नेगेटिव जेड है तो माइनस के कैप से डिनोट कर दो। यस और नो, क्योंकि ये ऐसे वेक्टर है कि जिसका इस्तेमाल सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है, ठीक है। यस और नो, इसीलिए आप देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या बोला है, ए यूनिट वेक्टर का मतलब होता है यूनिटी इन मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड जो भी होता है वो 1 होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको 5 के साथ आई कैप लगा दूं तो 5 के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, 5 के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। कैसे सुनो, आई कैप अल्टीमेटली आपको क्या लगेगा, ये तो एक मल्टीप्लीकेशन हो, 5 इंटू आई कैप, ठीक है। बोलेंगे भी भाई यही 5 आई कैप, लेकिन ये तो मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो क्या मल्टीप्लीकेशन होने से क्या 5 का मैग्नीट्यूड में कोई फर्क आया, नहीं आया। यस और नो, क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड भी क्या है, 1 है। यस और नो, इसीलिए यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए। आई होप सो कि आपको यह पॉइंट क्लियर हुआ है ना, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर होगा यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, इट इज यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली। आप अंडरलाइन करें, इट इज यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली। यस नो, और ये ऐसे वेक्टर होते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी मैग्नीट्यूड, मतलब कि मैग्नीट्यूड होता है 1। आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। और इसको थोड़ा अलग से दिखाते हैं, मतलब कि यहाँ पे एरो वगैरह नहीं लगाते, हम इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। इसको बोला जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप, ताकि आप इसको आइडेंटिफाई करो, हाँ ये डायरेक्शन दिखा रहा है हमें, क्या सुनो, हाँ ये हमें डायरेक्शन दिखा रहा है, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। क्लियर हुआ, चले।
तो अभी थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो अभी कोई एक वेक्टर को हम कैसे दिखा सकते हैं, ये आई कैप और जे कैप की डायरेक्शन के हिसाब से वो देखते हैं। ठीक है, तो इन 2D भी देखेंगे, इन 3D भी देखेंगे। तो इन 2D कैसे देखेंगे, मान लो कि मुझे यहां पे एक वेक्टर दिया गया है, जो ब्लू कलर से दिया गया है, वो ए वेक्टर। क्योंकि यहां पे हम बात क्या करने वाले हैं, हम यहां पे रेजोल्यूशन की बात करने वाले, क्योंकि अब तक हमने दोनों को जोड़ के एक वेक्टर बनाया, और मैंने अभी ही बताया कि अब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को तोड़ के दो अलग वेक्टर से शो करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है, ब्लू कलर वाला जो यहां पे दिया गया है वो। ठीक है, और वो यहां पे एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, लेट्स से थीटा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर के दो कंपोनेंट मुझे मिलेंगे, एक मिलेगा ये डायरेक्शन में a1 और दूसरा मिलेगा ये डायरेक्शन में a2। चलो उसको अलग कलर से ही डिनोट करते हैं। तो मान लो कि इसके दो कंपोनेंट मिले, एक मिला मुझे एक डायरेक्शन में, जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, वो एक्स डायरेक्शन में जो मुझे कंपोनेंट मिला वो मिला मुझे a1। ठीक है, इसको अलग कलर से ही दिखा रहे हैं और लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए a1 वेक्टर। क्लियर है, इसके दो कंपोनेंट मिले, उसमें से एक कंपोनेंट जो हमने यहां पे ड्रॉ किया एक्स डायरेक्शन का, वो a1 मिला। फिर दूसरा कंपोनेंट a2, क्योंकि किसी भी एक वेक्टर को तोड़ के आप दो वेक्टर से शो कर सकते हो। और कैसे शो करना, तो मैंने वो भी समझा कि टेल से लेके हेड तक चले जाओ। ठीक है, टेल से लेके हेड तक चले जाओ। तो मैंने दूसरा जो वेक्टर निकाला वो ये वेक्टर है a2। ठीक है, एक्चुअली मुझे उसको ड्रॉ करना होता है यहां पे, कहां पे, यहां पे ड्रॉ करना होता है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे ड्रॉ नहीं करके उसको यहां से कहां शिफ्ट कर दूंगा, मैं इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दे रहा हूं। ये सुनो, यहां शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो आप इसको मतलब कि वाई डायरेक्शन में दिखा सको। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए a2 वेक्टर। सो इट इज द a2 वेक्टर। तो ये जो a1 एंड a2 है ना, वो एक्चुअल में दरअसल a वेक्टर के ही दो कंपोनेंट है। मतलब कि a1 एंड a2 को जोड़ोगे ना, तो आपको रिजल्टेंट के तौर पे a मिलेगा। लेकिन हम तो यहां पे रेजोल्यूशन कर रहे हैं, तो भाई a को रिजोल्व किया जाता है दो वैल्यू में, a1 एंड a2 में, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अगर आगे बढ़े तो यही a1 को अगर मैं यहां पे नोटेशन के हिसाब से देखूं, क्योंकि a1 की डायरेक्शन क्या है, तो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। सिमिलरली a2 की डायरेक्शन क्या है, तो आपको पता चलेगा कि भाई वो तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। तो क्योंकि अभी हम समझ चुके हैं कि भाई किसी भी वेक्टर अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो उसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके साथ एक डायरेक्शनल वेक्टर लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो क्योंकि a1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको हम आई कैप से डिनोट करेंगे, एंड जो a2 जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, उसको हम जे कैप से डिनोट करेंगे, है ना। तो यहां पे वही a1 को अब मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, वही a1 को मैं अब मैं लिख सकता हूं, इट इज नॉट a1, इट इज ax आई कैप, है ना। ये जो ax हमने लिखा ना, चाहता तो मैं उसको सिर्फ a1 ही लिख सकता था, लेकिन ax हमें स्पेसिफिकली कुछ दिखा रहा है कि भाई वो x डायरेक्शन का कंपोनेंट है ना। उसी तरह से ay जो भी है, वो चाहता तो मैं उसको a2 लिख सकता था, लेकिन मैंने उसको a2 नहीं लिखा और इसको ay j कैप लिखा, क्योंकि वो हमें ये दिखा रहा है कि भाई वो y डायरेक्शन का कंपोनेंट है ना। तो इसीलिए मैंने इसको ay से डिनोट कर लिया। तो ये हो गया हमारे लिए ay। ठीक है, तो हमें यहां पे ये पता चला कि भाई यही a1 को, जो यहां पे a1 है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख के डायरेक्शन वगैरह के साथ लिख के हमने इसको लिख दिया ax आई कैप, है ना। तो मैं यहां पे a1 को लिखूंगा, a1 इज नथिंग बट इक्वल टू, मेरे लिए क्या हो जाएगा, ax आई कैप। सिमिलरली यहां पे a2 को मैं क्या लिखूंगा, a2 को मैं लिखूंगा, a2 इज नथिंग बट मेरे लिए हो जाएगा वो ay जे कैप। तो आप समझ सकते हो कि अभी a1 वेक्टर कुछ इस तरह से हम लिख पाए, a2 वेक्टर कुछ इस तरह से हम लिख पाए, जहां पे आई कैप जो भी है वो डायरेक्शन दिखाता है, ax जो भी है वो मैग्नीट्यूड दिखाता है, यहां पे ay जो भी है वो मैग्नीट्यूड दिखाता है, जे कैप जो भी है वो हमें डायरेक्शन दिखा रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो, तो भाई ये ax का वैल्यू कितना होगा, अगर आप ये निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे, तो वो भी समझाते हैं।
ये ax कैसे निकाल सकते हो, तो उसके लिए मैं ये जो ay हमारा यहाँ पे है ना, वहाँ पे उसको मैं थोड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम इसको एंगल वगैरह से देख सकें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ay का प्रोजेक्शन ले लिया जो एक्चुअल में जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखोगे तो ये तो बन जाएगा ट्राइंगल, और वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप समझ सकते हो कि ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो इसके हिसाब से मैं ax का मतलब क्या होता है, देखो इसका मैग्नीट्यूड a है, ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ax है, और ये वाला जो है इसका मैग्नीट्यूड ay है, तो इसको हम लिखेंगे ay, इसका मैग्नीट्यूड ax है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ax एंड ay, ax एंड ay की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा हाइपो, एंड ये हो जाएगी पास वाली, ये हो जाएगी सामने वाली। तो यहां से हम साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो यहां से हम साइन थीटा इज इक्वल्स टू सामने वाली मतलब कि ay डिवाइड बाय हाइपो मतलब कि a लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम ay का वैल्यू लिखेंगे a साइन थीटा। उसी तरह से पास वाली बाजू जो भी है उसको भी लिख सकते हैं, यहां पे हम लिखेंगे इसको cos थीटा इज इक्वल्स टू पास वाली मतलब कि ax डिवाइड बाय हाइपो दैट इज a। तो यहीं से हमारे पास ax की वैल्यू क्या बन के आती है, ax की वैल्यू बन के आती है इट इज a cos थीटा। तो यहीं से हम a1 को फर्दर लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, a1 को हम फर्दर लिखेंगे इट इज नथिंग बट a cos थीटा i कैप, और a2 को हम लिखेंगे इट इज नथिंग बट a साइन थीटा j कैप, है ना। तो a के दो कंपोनेंट मिले, ये वाला जो a था उसके दो कंपोनेंट मिले, एक मिला a cos थीटा और सामने वाला मिला a sin थीटा। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये जो हमारे पास a1 वेक्टर या फिर a वेक्टर जो भी है ना, ये a वेक्टर वो बने हैं दो वेक्टर के एडिशन से, दैट इज a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर से। लेकिन वही a वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक है, अभी इसको मिटा देते हैं, किसको, ये साइन वगैरह को मिटा देते हैं, वो आप समझ चुके हो कि कैसे हम इसको लिख पाए। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और इसको अच्छे से लिखते हैं। तो एक्चुअल में ये जो a वेक्टर है ना, वो a वेक्टर बना है दो वेक्टर के एडिशन से, एंड दैट इज a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। और क्योंकि a1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं a cos थीटा i कैप से, तो मैं ये बोलूंगा कि a वेक्टर कैन बी रिटन एज नाउ a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। तो ये हो गया रेजोल्यूशन ऑफ a, जो आपको दिया गया है ना वो वेक्टर का रेजोल्यूशन। इसको बॉक्स वगैरह बना देते हैं तो आप समझ पाओगे, यस और नो। तो ये हो जाएगा रेजोल्यूशन ऑफ a। इतना ही नहीं, यहां पे अगर आप एंगल पता करना चाहते हो तो वो भी आप यहां पे पता कर सकते हो, आप यहां पे एंगल भी पता कर सकते हो, जस्ट अप्लाई दी tan थीटा। तो जैसे आप यहां पे tan थीटा अप्लाई करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सामने वाली डिवाइड बाय पास वाली, है ना, सामने वाली डिवाइड बाय पास वाली मतलब कि ay डिवाइड बाय ax। तो यही हो जाएगा उसका एंगल, लेकिन एंगल की बात अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि हमने ए वेक्टर को रेजोल्व करके उसको दो अलग वेक्टर में शो कर दिया, जैसे वहां पे किए थे ना लैम्बडा ए प्लस म्यू टाइम्स बी, इसी तरह से हम किसी एक वेक्टर को शो कर पाए थे ना, यहाँ पे हम इसको डायरेक्शन के साथ शो कर दिए। देखो ये सारी चीजें जो थी ना, पहले a1 a2 से डिनोट किया, फिर a1 को हमने ax i कैप एंड a2 को हमने ay j कैप से डिनोट किया, फिर ax का वैल्यू निकाले a cos थीटा i कैप, फिर ay का वैल्यू निकाले a sin थीटा j कैप। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इसको ये वाले फॉर्मेट में लिखा। आइडियली होता क्या है कि इसको सीधा आपको फिगर देख के यहीं से सीधा यही लिखना होता है, यही डायरेक्टली लिखना होता है, यस नो। ये सारी चीजें ना वो मीडिएटर वाले स्टेप्स है, जो एक को दूसरे में रिप्रेजेंट करो, दूसरे को इसके अंदर रिप्रेजेंट करो एंड फाइनल आंसर लेके आओ। अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, जब भी हम सम में यूज करेंगे तब हम सीधा यहीं से यही लिखेंगे। मैं यहाँ पे अभी a1 डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे a1 की जगह पे क्या लिखूंगा पता है, मैं सीधा यहाँ पे a1 की जगह पे a cos थीटा लिखूंगा और यहाँ पे a sin थीटा लिख दूंगा, देख के ही मैं ये लिख दूंगा, यस नो। मुझे इसके लिए 2-3 फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको लिखना है, समझ में आ गया।
आपको ये डायरेक्टली लिखना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो यहीं से आप ये लिख पाने चाहिए, ठीक है, तब जाके आप वेक्टर को समझे हो, वैसा मैं बोल सकता हूं। क्योंकि किसी भी वेक्टर अगर एंगल पे आता है तो उसके दो कंपोनेंट बनते ही है, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया जाता है। और यहां पे हम रेजोल्यूशन भी कैसे करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ही करेंगे, मतलब कि जो वेक्टर होगा उसके दो कंपोनेंट या तो हम एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे लेके आएंगे, या सुनो हम यहाँ पे उसका रेजोल्यूशन एक्स एंड वाई कंपोनेंट से करेंगे। देखो ना, इसीलिए तो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें नोटेशन में यूज किया, वो यूनिट वेक्टर का जो भी फॉर्मेट है उसको हमने नोटेशन में क्यों यूज किया, उसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि हम दिखा सके कि भाई ये वेक्टर का दो कंपोनेंट है, उसमें से एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है, दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, वो दिखा सके उसके लिए ही तो हमने ये नोटेशन यूज किया है कि नहीं? आई बात समझ में? ठीक है, तो जिस तरह से आप 2D में इसको रिजोल्व कर सकते हो, उसी तरह से आप इसको 3D में भी रिजोल्व कर सकते हो। जैसे कि यहां पे देखो, ये 3D में दिया गया एक वेक्टर है, ये वेक्टर जो भी है वो 3D में है, जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पे है, वाई के साथ बीटा एंगल पे, जेड के साथ देखोगे तो गामा एंगल पे है। तो यहां पे हमें पता है कि भाई ए वेक्टर को कैसे शो किया जाता है, तो हमने देखा कि ए वेक्टर को हम a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, या फिर यहां पे देखें तो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप से डिनोट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax की वैल्यू क्या है? तो a वेक्टर जो भी है 3D में दिया गया है, वो x के साथ अल्फा कंपोनेंट बना रहा है, मतलब अल्फा एंगल पे है, तो उसका x वाला कंपोनेंट क्या आएगा? इसका x वाला कंपोनेंट a cos अल्फा है ना, तो यहाँ पे x को लिखे cos अल्फा, यहाँ पे इसका y वाला कंपोनेंट क्या आएगा? तो देखो y एक्सिस के साथ वो बीटा एंगल बना रहा है, तो इसका y वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा? तो a cos बीटा आएगा। उसी तरह से उसका z वाला कंपोनेंट, तो वो गैमा एंगल बना रहा है, तो z वाला कंपोनेंट क्या आएगा? a cos गैमा आएगा। तो उस हिसाब से देखने जाए तो यही वेक्टर क्या हो जाएगा? a वेक्टर इज इक्वल टू a cos अल्फा i कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गैमा k कैप। और उसी तरीके से आप इसको रिजोल्व कर सकते हो। तो कोई भी वेक्टर हो आप उसको रिजोल्व आसानी से कर सकते हो, है ना, आसानी से आप इसको रिजोल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है कि भाई व्हाट इज द मैग्नीट्यूड a, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड a, यस और नो, तो मैग्नीट्यूड a हो जाएगा भाई यहाँ पे ax का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर का यूज कर सकते हैं डायरेक्शन को दिखाने के लिए, और इसी तरीके से हम किसी एक वेक्टर जो एंगल पे हो, ऐसे वेक्टर को हम x एंड y डायरेक्शन में दो अलग अलग कंपोनेंट से उसको रेजोल्व भी कर सकते हैं, रिजोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई 2D की बात, ये हो गई 3D की बात। तो बच्चों यहां पे हम हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।